हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की चैप्टर 11 एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया का सेकेंड पार्ट कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि आश्रम और गुरुकुल में एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम कैसी थी और उनके जीवन जीने का ढंग कैसा था, और यह सिस्टम बुद्धिज्म के काल के दौरान फ्लरिश होता रहा, मतलब कि फलता फूलता रहा। तो सेकेंड पार्ट में चलिए पढ़ते हैं। Many monasteries, viharas were set up for monks and nuns to meditate, debate, and discuss with the learned for their quest for knowledge during this period. बहुत सारे मोनेस्ट्रीज और विहारों को उन मॉन्क्स और नन के लिए स्थापित किया गया था, जो कि साधना किया करते थे और विद्वानों से वार्तालाप किया करते थे उस ज्ञान की खोज के लिए जो उस काल के दौरान उन्होंने किया था। यहाँ मॉन्क्स और नन्स का मतलब है बौद्ध भिक्षु, पुरुषों के लिए मॉन्क्स एंड महिलाओं के लिए नन। Around these viharas, other educational centers of higher learning developed, which attracted students from China, Korea, Tibet, Burma, Ceylon, Java, Nepal, and other distant countries. इन विहारों के आसपास और भी कई शिक्षण संस्थान डेवलप हुए जो कि दूर दूर के कई देशों से जैसे कि चाइना, कोरिया, तिब्बत, बर्मा, सेलोन, जावा, नेपाल और भी कई देशों से विद्यार्थियों को आकर्षित किया, मतलब दूर दूर से स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते थे। Viharas and universities. The Jataka tells accounts given by Zhuang Jiang and I King, Chinese scholars as well as other sources tell us that kings and society took active interest in promoting education. As a result, many famous educational centers came into existence. Among the most notable universities that evolved during this period were situated at Takshashila, Nalanda, Vallabhi, Vikramshila, Udantapuri, and Jagdala. These universities developed in connection with the viharas. Those at Banaras, Navadip, and Kanchi developed in connection with temples and became centers of community life in the places where they were situated. जुएंग जैंग और आई किंग, जो कि चाइनीज विद्वान थे, उनकी जातक कथाओं का संग्रह और कई तरह के साधनों से हमें पता चलता है कि समाज में उस समय शिक्षा का बहुत प्रचार होता था। जातक कथाओं के बारे में आपको जानकारी है या नहीं, कमेंट में यस और नो लिखें। तो शिक्षा के प्रति लोग इतने जागरूक थे, इस वजह से बहुत सारे एजुकेशनल सेंटर्स डेवलप हुए। उस समय के सबसे अधिक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, उदांतपुरी और जगदाला थे। ये यूनिवर्सिटीज़ सबसे ज़्यादा इवॉल्व हुए, मतलब ज़्यादा विकसित हुए। सब बौद्ध विहारों से डेवलप हुए और कांची, बनारस और नवद्वीप मंदिरों से विकसित हुए और वे वहाँ रहने वाले लोगों का कम्युनिटी सेंटर बन गए थे। These institutions centered to the needs of advanced level students. Such students joined the centers of higher learning and developed their knowledge by mutual discussions and debates with renowned scholars. ये संस्थान उन एडवांस्ड लेवल के विद्यार्थियों के लिए चलाए जाते थे जो कि उच्च शिक्षा के लिए ज्वाइन करते थे और महान विद्वानों के साथ बहस और डिबेट करके अपने ज्ञान को बढ़ाते थे। Not only this, these were also occasional summoning by a king to a gathering in which the scholars of the country of various viharas and universities would meet, debate and exchange their views. सिर्फ यही नहीं, राजाओं के द्वारा समय समय पर सभा बुलाई जाती थी जिसमें विहारों और यूनिवर्सिटीज़ के विद्वान आते थे और सब मिलकर बहस करते थे और अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे, मतलब आपस में डिस्कस करके अपना विचार प्रकट करते थे। इन दिस सेक्शन we will give you glimpses of two universities of the ancient period. These universities were considered among the best centers of learning in the world. These have been recently declared heritage sites by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. इस सेक्शन में हम आपको दो ऐसे यूनिवर्सिटीज़ का झलक देंगे जिसे विश्व में बेस्ट शिक्षा का केंद्र माना जाता है। हाल ही में इन्हें यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को द्वारा हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। तक्षशिला और टैक्सिला, तक्षशिला भी बहुत पढ़ सकते हैं और टैक्सिला। In ancient times, Takshashila was a noted center of learning, including religious teachings of Buddhism for several countries. It continued to attract students from around the world until its destruction in the 5th century CE. प्राचीन काल में तक्षशिला एक प्रसिद्ध केंद्र रहा। कुछ शताब्दियों के लिए बौद्ध धर्म की शिक्षा भी शामिल रहा
5वीं शताब्दी मतलब कॉमन एरा में CE में इसकी बर्बादी तक विद्यार्थियों का इसके प्रति आकर्षण बना रहा। It was known for its higher education, and the curriculum comprised the study of ancient scriptures, law, medicine, astronomy, military science, and the 18 शिल्पास ऑफ आर्ट्स। यह उच्च शिक्षा के लिए जाना जाता था। शास्त्र, लॉ, खगोल शास्त्र, औषधि, सैन्य शास्त्र और 18वीं शताब्दी की शिल्प और कला पाठ्यक्रम में शामिल थे। तक्षशिला became famous as a place of learning due to its teachers' expertise. Among its noted pupils were the legendary Indian grammarian Panini. He was an expert in language and grammar and authored one of the greatest works on grammar called Ashtadhyayi. Jivika, one of the most renowned physicians in ancient India, and Chanakya, also known as Kautilya, a skilled exponent of statecrafts, both studied here. Students came to Takshashila from Kashi, Kosala, Magadha, and also from other countries, in spite of the long and arduous journey they had to undertake. शिक्षकों की विशेषज्ञता उनके ज्ञान के कारण ही तक्षशिला प्लेस ऑफ लर्निंग के रूप में इतना प्रसिद्ध हुआ। पाणिनि प्रसिद्ध भारतीय ग्रामेरियन थे। वे भाषाओं और व्याकरण में निपुण थे। उनके कई लेखनियों उनमें से अष्टाध्यायी एक है, प्रसिद्ध व्याकरण है। प्राचीन भारत के महान चिकित्सकों में जीवक का नाम आता है, और चाणक्य जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, शासनकाल के प्रसिद्ध अर्थदर्शक थे। इन दोनों ने यही पढ़ाई की। काशी, कौशल, मगध और भी कई देशों के विद्यार्थी तक्षशिला आते थे, जबकि उन्हें बहुत लंबी और कठिन यात्रा करनी पड़ती थी, क्योंकि उस समय ट्रेवलिंग के इतने साधन नहीं हुआ करते थे, उन्हें चलकर आना पड़ता था। Takshashila was an ancient Indian city which is known in northwestern Pakistan. It is an important archaeological site, and the UNESCO declared it to be a World Heritage Site in 1980. Its fame rested on the university where Chanakya is said to have composed his Arthashastra. Archaeologist Alexander Cunningham discovered its ruins in the mid-19th century. तक्षशिला प्राचीन भारतीय शहर है जो कि अब उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में है। यह बहुत ही प्रसिद्ध पुरातात्विक प्लेस है और यूनेस्को ने इसे 1980 में वर्ल्ड हेरिटेज की घोषणा कर दी। वैश्विक विरासत के रूप में इसे माना जाने लगा। इसकी प्रसिद्धि, इसका फेम जो है यूनिवर्सिटी से हुआ, जहाँ की ऐसा माना जाता है कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। आर्कियोलॉजिस्ट एलेक्जेंडर कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में इसके विनाश को डिस्कवर किया था। रोल ऑफ द टीचर, शिक्षकों का योगदान। टीचर्स हैड कंप्लीट ऑटोनॉमी इन ऑल एस्पेक्ट्स फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स टू डिजाइनिंग देयर सिलेबी. When the teacher was satisfied with the performance of the students, the course concluded. He would admit as many students as he liked and taught what his students were keen to learn. Debate and discussions were the primary methods of teaching. Teachers were assisted by their advanced level students. शिक्षकों के पास ही ऑटोनॉमी होती थी कि वे ही विद्यार्थियों का चुनाव करते थे और उनके अनुसार पाठ्यक्रम डिसाइड करते थे। जब शिक्षक विद्यार्थियों के परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हो जाते थे, तब उनका कोर्स कंक्लूड होता था, मतलब विषय संपन्न होते थे। वे अपनी इच्छा से जिन्हें चाहे स्टूडेंट्स उनके रुचि के अनुसार प्रवेश लेते थे। उनका एडमिशन किस विषय में वे ध्यान लगाते हैं, मन लगाते हैं, उसी आधार पर टीचर्स लेते थे। ठीक है ना। शिक्षक का प्राइमरी मेथड डिबेट और डिस्कशन से होता था। एडवांस्ड लेवल के विद्यार्थियों द्वारा टीचर्स असिस्टेड होते थे, मतलब शिक्षकों की सहायता उच्च वर्ग के स्टूडेंट्स उन विद्यार्थियों के सिलेक्शन में सहायता करते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा, when Zhuang visited, it was called Nala and was a center of higher learning in various subjects. The university attracted scholars from the different parts of the country as well as world. The Chinese scholars Ai King and Zhuang visited Nalanda in the 7th century CE. They have given vivid accounts of Nalanda. They have noted that as many as 100 discourses happened on a daily basis in a variety of disciplines through the methods of debate and discussions.
Zhuang himself became a student of Nalanda to study Yoga Shastra. Was the highest living authority in yoga. The courses of study offered by Nalanda University covered a wide range, almost the entire circle of knowledge then available. Students at Nalanda studied the Vedas and were also trained in fine arts, medicines, mathematics, astronomy, politics, and the art of warfare. जिस समय ज्वेंग जैंग नालंदा विजिट किया था उस समय इसका नाम नाला था, नाला यूनिवर्सिटी ऑफ, और यह भिन्न भिन्न विषयों पर उच्च शिक्षा का केंद्र था। इस यूनिवर्सिटी में विश्व के कई देशों के लोग यहाँ विद्या अध्ययन के लिए आते थे। और 7वीं शताब्दी कॉमन एरा में सीई में आई किंग एंड ज्वेंग जिंग नालंदा आया था। उसने नालंदा के बारे में बहुत जानकारी दी। उसने बताया था कि वहाँ एक दिन में 100 से भी ज़्यादा डिस्कोर्सेस हुआ करते थे, मतलब डेली 100 से भी ज़्यादा प्रवचन हुआ करते थे। बहुत सारे रूल्स फॉलो होते थे और ये जो प्रवचन होते थे वे डिबेट और डिस्कशन के तरीके से होते थे। ज्वेंग जैंग खुद भी वहाँ योग विद्या सीखता था, वह भी विद्यार्थी था। नालंदा का उसने ये भी मेंशन किया है कि नालंदा के जो कुलाधिपति थे, नालंदा के जो चांसलर थे, वे बहुत बड़े योग गुरु भी थे। यूनिवर्सिटी तब बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, अब तो खंडहर हो गया है। विद्यार्थी वेदों का अध्ययन करते थे, लेकिन वे ललित कला, गणित, राजनीति, खगोल विद्या और शस्त्र विद्या में भी निपुण थे। The ancient Nalanda was center of learning from the 5th century CE to 12th century CE, located in present-day Rajgir, Bihar, India. Nalanda was one of the oldest universities of the world, and UNESCO declared the ruins of Nalanda Mahavihara a World Heritage Site. The new Nalanda University is envisaged as a center of inter-civilization dialogue. नालंदा 5वीं शताब्दी सीई से 12वीं शताब्दी सीई तक शिक्षा का केंद्र बना रहा। यह बिहार राज्य के राजगीर में पड़ता है। पहले राजगीर को राजगृह बोला जाता था। अब आप किस राज्य से है कमेंट में ज़रूर बताएं। नालंदा प्राचीनतम यूनिवर्सिटी में एक है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर है। न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी अंतर सभ्यतागत संवाद, इंटर सिविलाइजेशन डायलॉग का केंद्र परिकल्पित है। रोल ऑफ कम्युनिटी, समुदाय की भूमिका। एट द टाइम नॉलेज वाज कंसिडर्ड सेक्रेड एंड नो फी वाज चार्ज. Contributions towards education were considered the highest form of donation. All members of the society contributed in some form or the other. Financial support came from rich merchants, wealthy parents, and society. Besides gifts of buildings, the universities received gifts of land. This form of free education was also prevalent in other ancient universities like Vallavi, Vikramshila and Jagdala. उस समय शिक्षा को धर्म माना जाता था, निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, समाज का योगदान रहता था। लोग अपनी हैसियत के अनुसार से दान देते थे। कोई ज़मीन दान दे देता था तो कहीं से बिल्डिंग प्रोवाइड हो जाती थी। विद्यार्थी अपनी इच्छा से गुरु दक्षिणा दिया करते थे। वल्लभी, विक्रमशिला और जगदाला यूनिवर्सिटीज़ भी इस प्रकार के फ्री एजुकेशन के लिए प्रचलित थे। एट द सेम टाइम इन द साउथ ऑफ इंडिया, अग्रहारा सर्व्ड एज सेंटर्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग. South Indian kingdoms also had other cultural institutions known as Ghatika and Brahmapuri. A Ghatika was a center of learning including religion and was small in size. And Agrahara was a bigger institution, a whole settlement of learned Brahmins with its own powers of government, and was maintained by generous donation from the society. Temples, mutts, and Jain basadis and Buddhist viharas also existed as other sources of learning during this period. उसी समय दक्षिण भारत में लर्निंग और टीचिंग के केंद्र के लिए अग्रहारा सर्व किया जाता था। अग्रहारा मतलब राजा की ओर से ब्राह्मणों को भूमि दान होता था, तो उस समय लोग शिक्षा को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे। दक्षिण भारतीय राज्यों को कल्चरल इंस्टीट्यूट भी होते थे।
जो कि घटिक और ब्रह्मपुरी के नाम से जाना जाता था। घटिका छोटा शिक्षा संस्थान जिसमें धर्मों का ज्ञान भी दिया जाता था। घटिका छोटा संस्थान होता था। अग्रहारा बड़े सेंटर्स होते थे जिसे विद्वान ब्राह्मणों द्वारा चलाया जाता था और इसे समाज द्वारा मिले अनुदान डोनेशन से मेंटेन रखा जाता था। मठों, मंदिरों, जैन बसदी और बौद्ध विहार भी शिक्षा के साधन हुआ करते थे। Constitution of Indian education system. The Indian education system continued in the form of ashrams, in temples and as indigenous schools. During the medieval period, maktabas and madrasas became part of the education system. During the pre-colonial period, indigenous education flourished in India. This was an extension of the formal system that had taken roots earlier. This system was mostly religious and spiritual form of education. Tols in Bengal, Pathshalas in Western India, Chatushpadi in Bihar, and similar schools existed in other parts of India. Local resources via donations supported education. References in text and memoirs inform that villagers also supported education in southern India. भारतीय शिक्षा नीति आश्रमों, मंदिरों और स्वदेशी स्कूलों के रूप में जारी रहा। मेडिएवल पीरियड के दौरान मकतबस और मदरसा भी शिक्षा नीति का एक पार्ट बन गए। स्वदेशी शिक्षा नीति भारत में इंडिजिनस, स्वदेशी मतलब इंडिजिनस शिक्षा नीति भारत में बहुत फ्लोरिश हुआ, बहुत फला फूला। इस शिक्षा नीति का बहुत विस्तार हुआ। इसमें आध्यात्मिक, धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा शामिल था। बंगाल में तोल्स, पश्चिम भारत में पाठशाला, बिहार का चतुष्पदी और इस प्रकार के कई स्कूल भारत के दूसरे भागों में भी एग्जिस्ट हुए। इन्हें लोकल डोनेशन के द्वारा चलाया जाता था। इतिहास से यह भी पता चलता है कि सदर्न इंडिया में विलेजर्स भी शिक्षा के को सपोर्ट करते थे। As we understand, the ancient education system of India focused on the holistic development of the students, both inner and outer self, thus preparing them for life. Education was free and not centralized. Its foundation were laid in the rich cultural tradition of India, thereby helping in development of the physical, intellectual, spiritual and artistic aspects of life holistically. तो हमने देखा कि प्राचीन भारतीय शिक्षा नीति विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास पे ध्यान देती थी। उनके आंतरिक और बाह्य, मानसिक और शारीरिक विकास किया जाता था। जीवन के हर पहलू का ज्ञान दिया जाता था। शिक्षा निःशुल्क मतलब फ्री दी जाती थी। इसकी न्यू बेस इंडिया के समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा में रखा गया था, जहाँ की जीवन के संपूर्ण मूल्यों, शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास में मदद मिलती थी। Our present day education system has a lot to learn from the ancient education system of India. Therefore, the stress is being laid on connecting learning to the world outside the school. Today, educationists recognize the role and importance of multilingual and multicultural education, thereby connecting the ancient and the traditional knowledge with contemporary learning. प्राचीन एजुकेशनल सिस्टम से हमें बहुत कुछ सीखना है, इसलिए स्कूलों से बाहर विश्व भर में शिक्षा को जोड़ने पे जोर दिया जाता है। अब एजुकेशनिस्ट मल्टीलिंगुअल और मल्टीकल्चरल शिक्षा के महत्व को समझ चुके हैं और इसलिए प्राचीन और ट्रेडिशनल नॉलेज को कंटेम्प्रेरी मतलब सामयिक शिक्षा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये थी प्राचीन एजुकेशनल सिस्टम ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, आपको समझ आया होगा, होप आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।